जब सर्किट इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपकी नॉलेज उस सर्किट को सॉल्व ना कर पा रही हो, तब काम करते हैं किरचॉफ लॉज। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। द लेक्चर नंबर इज 15 and the topic that is going to be covered today is very important from our unit current electricity, and the name of the topic is Kirchhoff's laws। Kirchhoff's laws क्यों बने हैं, Kirchhoff's laws से हम क्या करते हैं, Kirchhoff's laws का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्लास 12th स्टूडेंट्स के माइंड्स में रहते हैं। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि टॉपिक ऐसा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है इस चैप्टर से, और न्यूमेरिकल ही आता है, और वेटेज इस न्यूमेरिकल का अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स के आसपास रहता ही है। एंड इस टॉपिक में क्या करना है हमको, वो चीज़ भी समझो सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि किरचॉफ लॉज से हम करते क्या हैं। किरचॉफ लॉज क्या है ये तो मैं आपको भी बताऊंगा, बट किरचॉफ लॉज यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, इन लॉज का आने का रीज़न क्या है। देखो, जब कुछ क्वेश्चंस आप सीरीज और पैरेलल के क्लास 10th में करते थे ना, इस तरीके से कि कुछ रेजिस्टेंसेस आपको सीरीज में मिल गए, मान लो ये R1 है, ये R2 है, और एक सेल लगा हुआ है, और इस सेल की EMF की वैल्यू भी मान लो आपको मिल गई 6 वोल्ट, और आपसे पूछा जाता था कि किस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या किस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, या थोड़ा सा इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता था, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये R3 आ गया। लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पाते थे कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और कौन से पैरेलल में हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ R1 और R2 सीरीज में है, और R1 R2 का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट R3 के साथ पैरेलल में है, तो जब तक आप सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए, देखो लाइक दिस, अब ये चीज आ गई है मेरे पास, तो क्या आप कह सकते हो R1 R2 R3 R4 में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और कौन कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आप नहीं कह सकते कि कौन कौन सीरीज में कौन कौन पैरेलल में है, ठीक है ना। इनफैक्ट R2 और R4 पैरेलल में नहीं है, R3 R1 पैरेलल में नहीं है, ठीक है, R3 R2 सीरीज में नहीं है। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बना है किरचॉफ लॉज, और किरचॉफ लॉज ऐसे सर्किट्स में हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, या हर एक सेल या बैटरी से कितना करंट लिया गया है, इस सब का आंसर हमें किरचॉफ लॉज बताते हैं कि कैसे निकलेगा। तो उस सब को सीखने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि किरचॉफ लॉज क्या होते हैं। तो बेटा किरचॉफ लॉज में 2 लॉ हैं, और ये लॉ एक साइंटिस्ट ने दिए थे जिसका नाम था किरचॉफ, गुस्टैव किरचॉफ उसका कंप्लीट नेम था, तो उसी के नाम के ऊपर इन लॉज का नाम भी रख दिया गया है किरचॉफ लॉज। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले किरचॉफ लॉ के साथ। फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 बल्कि 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आके जॉइंट हो जाए, उसको बोलेंगे जंक्शन। ओके, देखिए इस तरीके से, सपोज ये कोई पॉइंट है, एक वायर यहां से आया, एक यहां से आया, और एक ये वायर है। These are the 3 wires joined at this point A. Now this A point is a junction of wires. इसको बोलेंगे जंक्शन ऑफ वायर्स। जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, रेलवे जंक्शन जहां पर मल्टीपल सिटीज से रेलवे लाइंस आती हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये कोई सिटी है ए, और यहां पर एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, इसको बोलते हैं रेलवे जंक्शन। कोई एक रेलवे ट्रैक यहाँ से आ रहा है और निकल जाएगा, कोई एक और ट्रैक आ रहा है वो इसमें मिक्स कर दिया ऐसे करके, ऐसे
और वो भी यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो एक जंक्शन जैसे ये होता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन होता है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कुछ वायर्स करंट लेकर आते हैं और कुछ वायर्स करंट लेकर चले जाते हैं। इस जंक्शन पे यही होता है। सारे वायर्स करंट लेकर आए, इट इज नॉट पॉसिबल, और सारे वायर्स यहां से करंट लेकर जाएं, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो जंक्शन पर हमेशा यही होगा कि कुछ वायर्स करंट लेकर आते होंगे और कुछ वायर्स करंट लेकर जाते होंगे, और एटलीस्ट 3 वायर्स तो होंगे ही वहां पर। 2 वायर का कोई जंक्शन नहीं कहलाता है। देखो आप 2 वायर का क्या मतलब हुआ? 2 वायर का तो ये होगा कि आपके पास एक सिंगल वायर है, उसी को काटो और उसी को ज्वाइन कर दो, तो ये जंक्शन थोड़ी ना हुआ, है ना। तो जंक्शन आप किसको बोलेंगे? जहां पर एटलीस्ट 3 वायर्स तो हो या उससे भी ज्यादा। तो अभी हम 3 वायर्स या उससे भी ज्यादा बना लेते हैं। चलिए कुछ वायर्स बनाते हैं एक जंक्शन पे। जंक्शन तो समझ आया। सपोज ये मेरा एक पॉइंट है जो जंक्शन है, और यहां पर मेरे पास कुछ वायर्स हैं 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ वायर्स करंट लेकर आते हैं तो कुछ यहां से करंट लेकर जाते भी हैं। ऐसा क्यों, ये समझते हैं ऐसा क्यों। और रूल यही है पहला। क्या रूल है पहला? करंट एंटरिंग द जंक्शन, टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, फर्स्ट रूल यही है। देखो सपोज यहां इस वायर से करंट आया I1, इस वायर से करंट आया I2, इस वायर से करंट आया I3, और ये जंक्शन है A, और फिर यहां से करंट ये वाला वायर लेकर गया I4, और ये वाला वायर करंट लेकर गया I5। आप सोचो ये 3 वायर करंट ला रहे हैं। जो करंट यहां पर आएगा A पॉइंट पर, उतना ही आगे फ्लो करेगा ना। ए पॉइंट एक जंक्शन ऑफ वायर्स है, एक जॉइंट ऑफ वायर्स है, लेकिन वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो करंट को स्टोर करेगा या करंट को जनरेट करेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर ए पॉइंट पर ना तो करंट स्टोर होता है और ना ही जनरेट होता है, तो जितना करंट यहां पर आएगा उतना ही आगे चला जाएगा, ठीक है ना। जितना करंट ए पॉइंट पर ये तीनों वायर्स मिलकर लाए, I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट एंटरिंग अ जंक्शन कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3, उतना ही करंट आगे चला जाएगा। करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन कितना है? I4 प्लस I5। तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट एन इक्वेशन ओवर हेयर, करंट एंटरिंग द जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस रूल में हमें करंट एक जंक्शन पर किस तरीके से बिहेव करता है यह समझाया गया है, इसलिए इस रूल का नाम किरचॉफ्स करंट लॉ भी है। शॉर्ट में KCL कह सकते हो, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको KCL भी कहते हैं। ओके, देखो अब इस इक्वेशन को एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन मैं ये भी तो लिख सकता हूं, और I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 को इधर लाओ, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस ऑफ I4। इधर लाओ I5 को और मैं लिखूंगा प्लस माइनस ऑफ I5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, टोटल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। टोटल करंट at a junction is always 0। किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट 0 होता है। यह भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के लिए, या तो ये स्टेटमेंट लिख दो या ये स्टेटमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल क्या है? आखिर इसका प्रिंसिपल और समझ लो कि इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट आ रहा है तो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ए है, जो जंक्शन है, क्या ये पॉइंट चार्ज बना रहा है या ये पॉइंट चार्ज को अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है?
नहीं, ऐसा तो ये कुछ नहीं कर रहा। ना तो ये पॉइंट अपने पास चार्जेस को इकट्ठा करता है, ना ही यहां से नए चार्जेस बनाकर आगे कहीं भेजेगा। बस ये पॉइंट क्या काम कर रहा है, ये पॉइंट बस एक ऐसा काम कर रहा है कि जितने भी चार्जेस यहां पर आ रहे होंगे उन सबको ये आगे भेज रहा है। ये अपने पास उन्हें एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, ये स्टोर हाउस नहीं है चार्ज का, ये सिर्फ एक पॉइंट है, पॉइंट जहां पर कुछ वायर्स को जोड़ दिया गया है, जॉइंट कर दिया गया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो इनकमिंग है वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आउटगोइंग है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हो, करंट। तो इसीलिए तो हमने बोला करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट आता है किसी जंक्शन पर उतना वहां से जाएगा भी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास कोई जंक्शन है और ये 3 वायर्स हैं तो 3 के 3 वायर करंट लेकर आएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे वायर्स करंट लेकर आएंगे तो जंक्शन पर करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 ना, जंक्शन पे तो टोटल करंट 0 होता है। अब ये जितना आया है इतना एटलीस्ट एक वायर ऐसा जरूर होगा कि ये I4 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट जाएगा यहां से कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जंक्शन पे जितना भी करंट एंट्री मारता है उतना जाता भी है, या यूं कह दीजिए जितना चार्ज आता है उतना जाता भी है। तो इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो बोलोगे, इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। वीडियो को पॉज कर लो, फर्स्ट रूल को कॉपी कर लो, दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम समझेंगे सेकंड लॉ। आई होप ये आप कर चुके हो। चलिए, फर्स्ट लॉ को मैंने कंप्लीटली रब नहीं करा है और मैं इसकी जो इक्वेशन थी वो यहाँ लिख देता हूँ। करंट एंटरिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू करंट लीविंग I4 प्लस I5। क्या कह रहे हो बच्चों कि सर आईफोन है ये सारे? आईफोन तो अब I5 तक थोड़ी ना है, आईफोन तो बहुत सारे हो चुके हैं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईफोन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे नहीं पता भाई आईफोन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। I10 है, I11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, कौन सा है आप ज़रूर बता देना। लेकिन यहाँ पर क्या है, I1 I2 I3, यहाँ आईफोन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, ये है करंट। चलिए आगे बढ़ो। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लूप रूल। अब लूप रूल में लूप क्या चीज है ये समझना पड़ेगा। लूप है यहां पर एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट उसे बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, है ना, जिसमें एक बैटरी या एक सेल लगा हो, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हों और फिर वहां पर करंट फ्लो कर रहा हो, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो चलो एक सिंपल सा क्लोज लूप बना लेते हैं। अभी ये लो, एक रेजिस्टेंस है, चलो एक और रेजिस्टेंस है और एक सेल है मेरे पास, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सेल का नेगेटिव टर्मिनल, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा ही। चलो एक की भी बना लो, की को कर दिया मैंने क्लोज। अगर की को क्लोज कर दिया, नाउ द करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट और नॉट? यस, द करंट विल फ्लो। नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट और इसी क्लोज्ड सर्किट को लूप बोलते हैं। लूप, ये एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंसेज है R1, R2 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और इस सेल का EMF है E, ठीक है। अब ये लूप रूल कहता क्या है? लूप रूल का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। लूप रूल का स्टेटमेंट है द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस across all the elements of a closed circuit। closed circuit मतलब लूप, इसी को बोलेंगे लूप। of a closed circuit
is always 0. Is always 0. The sum of potential differences across all the elements. Now what is this elements? Across all the elements. एलिमेंट्स बच्चों सर्किट के अंदर जो भी चीज लगी है वो एक एलिमेंट है। जैसे सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, ये सब एलिमेंट्स हैं। और एक सेल या एक बैटरी भी तो लगी है, एक सेल, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स हैं सर्किट के अंदर, है ना। सेल का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और बाकी बाहर वाले रेजिस्टेंसेस, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। इसके अलावा आप कैपेसिटर भी लगा सकते हो, वो भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, तो अभी खैर हमारे इस चैप्टर में कैपेसिटर तो है नहीं, तो ये चैप्टर डील करता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के साथ या रेजिस्टर्स के साथ, तो हम यहाँ पर रेजिस्टर्स ही देखेंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स पर कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा। R1 को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, R2 को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद करो, जिसको लॉस्ट वोल्ट बोला था हमने, याद आया। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ है ही, ठीक है ना। तो इन चारों पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है, अगर ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है ही क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर इस क्लोज सर्किट में इन चारों एलिमेंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जब आप सम करोगे तो योर आंसर विल बी डेफिनेटली 0। आपका आंसर 0 ही आएगा, ये लो बोलता है। अब ऐसा इसने क्यों बोला, इस लो ने, ऐसा क्या है यहाँ पर जो डायरेक्टली 0 कह दिया जाता है। देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो होता है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ पर पोटेंशियल है V2, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2, यही होगा ना। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स A की जगह पर आ जाए, B पॉइंट भी यहीं आ जाए जहां पर A पॉइंट है, तो क्या V1 इज इक्वल्स टू V2 नहीं कहोगे फिर। A और B पॉइंट दोनों सेम जगह पर है, सेम जगह पर तो पोटेंशियल सेम ही होता है ना, एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकता। तो अब V1 इज इक्वल्स टू V2 क्या होगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल्स टू V2 अगर है तो कितना हो जाएगा, 0। यहां पर भी तो यही हो रहा है। क्लोज लूप का मतलब होता ही क्या है, क्लोज लूप का मतलब है, क्लोज लूप या क्लोज सर्किट का मतलब है कि आप जहां से स्टार्ट करोगे, मान लो यहां से स्टार्ट किया और घूमकर जब यहीं आ जाओगे तो ये लूप कहलाएगा क्लोज लूप, क्लोज सर्किट। और जब आप यहां से स्टार्ट करोगे और घूमकर यहीं आ जाओगे तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक ही जगह है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इट मींस जब आप यहां से घूम रहे होंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिर ये आएगा प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये आएगा प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये सेल आएगा प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इन सब चारों का पोटेंशियल डिफरेंस जब आप यहां पर वापस आओगे, उनका सम करोगे तो आंसर तो 0 होना ही चाहिए ना। तो यही इस रूल का मतलब है। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज 0। अब यहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है, जब आप इस लॉ को अप्लाई करते हो ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। स्टेटमेंट तो हो गया, क्या सिर्फ स्टेटमेंट लिखने को आएगा एग्जाम में, ना बाबा ना, स्टेटमेंट लिखने को तो बहुत कम आता है। अगर स्टेटमेंट लिखने को आ गया तो समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिल गया, एग्जामिनर ने, एग्जाम सेट करने वाले ने आपके ऊपर मेहरबानी कर दी कि स्टेटमेंट पूछ लिया है। यहां से आता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप इस लॉ को यूज करके, सेकंड लॉ को यूज करके इस सर्किट से एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। इक्वेशन बनाना सीखो। इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए जो यहां लिखा है आपको वो करना है। मतलब आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढो और उन्हें ऐड करो, और ऐड करके उन्हें 0 लिखो। सब कुछ इस स्टेटमेंट में लिखा है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर, 1 2 3 4, सबका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं और उन्हें ऐड करते हैं और उन्हें इक्वल टू 0 लिखते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। चलिए बनाते हैं। तो अब ऐसा करने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लेकिन चीज़ों को माइंड में आसान रखना है। तो मेरी एक बात मान के चलना कि कभी भी सेल के टर्मिनल से स्टार्ट मत करना। बस सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सेल के टर्मिनल से स्टार्ट मत करना, ठीक है। सेल के टर्मिनल को छोड़ो, बाकी कहीं से भी चलो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट्स हैं
ए बी सी डी, और मैं स्टार्ट करूंगा ए पॉइंट से तो खत्म भी करूंगा ए पॉइंट पर, तब जाकर ये बन जाएगा मेरा क्लोज सर्किट। ठीक है, तो मेरे पास एक लूप है अभी ये ए बी सी डी ए, इस लूप का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब एक्चुअल में क्वेश्चंस आएंगे तो 2 या 3 लूप मिलेंगे आपको, तो आप कौन से लूप से कौन सी इक्वेशन बना रहे हो आपको बताना चाहिए, तभी एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन पेपर आपका चेक करना आसान बनेगा। क्या एग्जामिनर के लिए भी आसानी प्रोवाइड की जाती है बेटा? अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो एग्जामिनर का दिमाग नहीं खराब करना मैं, मतलब जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसका माइंड अगर आप मतलब ऐसा कर दोगे ना कॉम्प्लिकेटेड सा आपकी कॉपी चेक करते करते, तो वो इरिटेट हो जाएगा आपकी कॉपी से, उसे इरिटेट नहीं करना है बस, है ना, तो उसकी आसानी का भी ध्यान रखना है। चलिए, इन लूप ए बी सी डी ए से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हुआ, ए बी सी डी ए, मैं ऐसे घूमूंगा लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी क्या लग रहा है आपको? ये घड़ी की सुई की तरह लग रहा है, तो आप ये भी बता दो कि आप कैसे घूम रहे हो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा रुक जाना। यहां तो कोई एलिमेंट नहीं है, यहां पर आया, हाँ एक एलिमेंट ये रहा। अब एलिमेंट आया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट करो। कौन सा एलिमेंट है भाई? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई आर, याद है ना, आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर वन, लिख लो आई आर वन। आगे बढ़ो। एक और एलिमेंट आया, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है? देखो आई हो रहा है ना, तो आई आर टू लिख लो। सम करते जाना है तो बीच में देखो एडिशन, बीच में एडिशन का सिंबल लगता जाएगा। सम कर रहे हो ना, देखो सम, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करते जाओ, उनका सम करते जाओ। आगे चलो, फिर से एक इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इसके थ्रू भी करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई, तो क्या लिखोगे? आई आर, ऐड कर दो। अब सेल आया, लेकिन सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया? नेगेटिव टर्मिनल पहले आया। ठीक है, तो सेल का जो भी टर्मिनल पहले आएगा उस साइन के साथ सेल का जो ईएमएफ है वो लिख दो। सेल का तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले से थोड़ी आएगा, ये फॉर्मूला तो रेजिस्टेंसेस के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए होता है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्टली मेंशन्ड है, जिसे आप ईएमएफ बोलते हो। ओके, तो अगर माइनस टर्मिनल पहले आया तो आप माइनस ई लिख दो वहां पर, और पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए किसी सेल का तो प्लस ई लिख देना। अभी कौन सा टर्मिनल आप ऐसे चल रहे हो ना, तो अभी पहले माइनस टर्मिनल आया, माइनस, तो मैं लिखूंगा यहां पर माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि जब आप इधर से ऐसे चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई बनेगा ना, अगर इधर से चलते तो प्लस ई बनता पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से आप देखोगे माइनस ई बनेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई बनेगा इधर से आने पर, तो माइनस ई इज इक्वल्स टू 0 क्यों कर दिया? देखो आगे तो आप फिर वहीं ए पॉइंट पर पहुंच गए, सर्किट क्लोज हो गया, तो उन सबका सम जो आप कर रहे थे वो क्या होना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 0। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो? ईएमएफ को एक साइड कर दो और करंट्स को एक साइड रहने दो। तो करंट आई तो कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक ही बनेगी, एक लूप से एक ही इक्वेशन बनती है, याद रखना। 1 इक्वेशन फ्रॉम 1 लूप। इस तरीके से अगर आप इक्वेशंस बना लेते हो तो किरचॉफ्स लॉ के बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, उन्होंने जो भी आपसे पूछा है वो आप कर दोगे, इतनी तो गारंटी है। बेटा न्यूमेरिकल अगर नहीं होता है तो मेन रीज़न यही है कि हमसे बस ये इक्वेशन बनानी नहीं आती। इक्वेशन बनानी सीख जाओगे, न्यूमेरिकल डेफिनेटली 100% करोगे। एक और लूप बना कर दूंगा, उसमें भी इक्वेशन बनाएंगे और छोटा सा न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो उस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से किरचॉफ लॉ को यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए। अभी क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये लॉस कॉपी करिए, किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं इस इक्वेशन को बनाइए। अभी इक्वेशन बनाने में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझाए जाएंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप इतना तो आपने कॉपी कर लिया होगा ना, ठीक है।
सेकंड लूप रूल जो है, ये सेकंड लॉ जो है किरचॉफ का, इसका प्रिंसिपल तो मैंने आपको बताया नहीं, जैसे इसका प्रिंसिपल बता दिया था, इसका भी प्रिंसिपल नोट कर लो। प्रिंसिपल है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना वो एनर्जी ही है एक तरीके से, पोटेंशियल कुछ और नहीं है, इट इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब करंट फ्लो करेगा तो करंट को फ्लो कराने में इस लूप के अंदर कितनी एनर्जी ये सेल दे रहा है, वो सब एनर्जी इन्हीं एलिमेंट्स को तो मिल रही है। तो इस लूप की एनर्जी इसी लूप में ही तो रहेगी, कहीं और तो जाएगी नहीं। तो दैट इज वाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और क्योंकि इस लूप में हम पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इस रूल को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। जैसे यहां पर करंट के बारे में डिस्कशन था तो किरचॉफ्स करंट लॉ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन होता है तो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ, बट एक स्क्रीनशॉट मैं दोबारा से ले लेता हूं जो मैंने अभी अभी आपके लिए लिया था, तो इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी जो मैंने प्रिंसिपल लिखा है और सेकंड लॉ का नाम केवीएल करके लिखा है। चलिए इसको रब करते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो इधर न्यूमेरिकल, बट बच्चों ये न्यूमेरिकल टॉपिक ही है, मुझे न्यूमेरिकल आपको इसके कराने पड़ेंगे। और मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल आज ही करेंगे तो क्लास लेंदी हो जाएगी शायद। आज एक ही न्यूमेरिकल करते हैं और किरचॉफ लॉज को आज यहाँ पर फिनिश करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए एक नया लेक्चर बना लें क्या, इस बारे में आप मुझे कमेंट करें कि प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करने चाहिए या नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पर आ जाएं। फिलहाल एक न्यूमेरिकल, सपोज ये मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं लाइक दिस, और इस बार मैं एक लूप वाला सर्किट नहीं बनाऊंगा, एक और लूप डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक सेल है, इस तरीके से, है ना। ये एक सर्किट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है अभी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये अभी। इस वाले सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम मान लो, और यहाँ पर मान लो आप ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसको मानो 2 ओम, और इस वाले सेल का ईएमएफ E2 3 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मान लो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस। फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल E2, इससे कितना करंट लिया गया, एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टर, जो यहां पर 1 ओम वाला रेजिस्टर है उससे कितना, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बस चलो ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इस तरीके के सर्किट डायग्राम जहां पर आपको यही नहीं पता चल रहा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, जैसे कि 2 ओम 3 ओम तो सीरीज में है, लेकिन क्या इसके साथ 1 ओम सीरीज में है ना, 1 ओम और 2 ओम क्या सीरीज में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा व्हेन आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में। नाउ आई विल अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट रूल का यूज करना। सबसे पहले हम करेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप 1। पहला न्यूमेरिकल आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा यहां पर, बिकॉज ये क्लास आपको सिखाने के लिए है। ये क्लास ये बताने के लिए नहीं कि मुझे कितना आता है, ये क्लास आपको सिखाने के लिए है, तो टाइम लगेगा बच्चों थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को करने में, तो पेशेंस रखें और सीखते जाएं। पहला स्टेप क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन।
करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं यहाँ पर, उन सेल से आप कुछ करंट लेंगे इस सर्किट में, तो फिर वो करंट आगे कैसे फ्लो करेगा, कहीं जंक्शन आएगा तो जंक्शन के बाद करंट किधर कितना जाएगा, ये सब चीज़ है। और याद रखना करंट डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से किया जा सकता है किसी भी सर्किट में। अभी जैसे मैं करूँगा, हो सकता है आपका माइंड कुछ और काम करे, आप किसी और तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन इन मैनी वेज, बट आपका मेथड सही है कि गलत, उसकी पहचान कैसे होगी वो मैं आपको अभी बता दूंगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चलिए। सपोज मैंने E1 वाले सेल से I1 करंट ड्रॉ कराया, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा I1। अब जहां जहां भी रेजिस्टर हो वहां वहां करंट को जरूर मार्क करते जाओ, ये याद रखना। अब ये करंट आगे बढ़ा, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहां पर मिल गया जंक्शन। तो जंक्शन पे तो करंट एंट्री भी होती है, करंट लीव भी करते हैं। और ध्यान, अब जैसे ही जंक्शन आए तो चारों तरफ थोड़ा देख लो क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इधर भी एक सेल है तो करंट तो इसने भी दिया होगा, तो इसका करंट ले लो I2, इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है। ये दोनों करंट जंक्शन को एंट्री मारेंगे तो लीव भी तो करेंगे। लीव करने के लिए यही रास्ता अवेलेबल है, तो यहां से लीव कर जाएंगे। करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग लगाओगे तो करंट जो लीव करेगा वो I1 प्लस I2 करेगा ना लीव। तो कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, I3 लिख देते हैं कि करंट लीव कर गया I3, लेकिन वो I3 एक्चुअल में I1 प्लस I2 होगा ना, तो मैं डायरेक्टली I1 प्लस I2 लिख देता हूं I3 को। जितने ज़्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते जाओगे किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। I1 I2 I3 तीन वेरिएबल अगर तुमने कर दिए तो तीन इक्वेशन बनेंगी, याद रखना। लेकिन अगर मैं यहीं पर I3 की जगह सिर्फ ये कह दूं, हाँ I3 तो I1 प्लस I2 होता है, तो क्यों मैं एक नया नाम लिखूं I3। अब वेरिएबल रह गए I1 और I2, अब दो ही इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का कि आपको जितने वेरिएबल सॉल्व करने हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी। चलिए आगे बढ़ो। अब ये I1 I2 करंट यहां तक पहुंचेगा, अगेन अ जंक्शन, तो करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। चेक करो क्या इधर से कोई करंट आ रहा है ना, क्या इधर से कोई करंट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो करंट इस जंक्शन में यहां एंट्री करेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, यही करंट ऐसे यूं आया और यूं लीव करके जाएगा। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात होती है कि जिस सेल से जितना करंट लिया है, इससे मैंने I1 लिया है तो उसमें उतना ही वापस आएगा, और इससे I2 लिया है तो इसमें इतना ही जाना है वापस, तो ये कितना होगा I2। ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही हुआ है कि गलत, ये इस बात की पहचान भी यही है कि जिस सेल से जितना करंट लिया है उसमें उतना ही आ जाना चाहिए। जिस सेल से I2 लिया है उसमें घूमकर I2 ही आएगा, जिस सेल से I1 लिया है उसमें घूमकर I1 ही आएगा। अब जितने भी जंक्शंस वगैरह ये ऐसे कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं ना, बढ़िया बात तो ये है कि या तो क्वेश्चन ने दे दिए हों इनके नेमिंग, और नहीं दी तो आप कर लो, तो इनकी नेमिंग कर लो, A B C D E F। मेरा पहला स्टेप हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ डायग्राम में ही हो जाता है, उसके लिए आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप है सेकंड लॉ को यूज करना। फर्स्ट स्टेप क्या था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्स्ट लॉ को यूज करके हुआ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, जंक्शन रूल, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। देख लो आप, जब आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, जहां भी जंक्शन आएगा जंक्शन रूल लगाओगे ना, जहां भी जंक्शन आएगा जंक्शन रूल लगाओगे ना। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट लॉ यूज होता है। अब सेकंड लॉ में आपको सेकंड स्टेप कह लो, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्म इक्वेशंस, और यहां पर आप यूज करते हो सेकंड वाला लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते ही चेक करो कि कितने वेरिएबल हैं, I1 और I2 दो ही वेरिएबल हैं, तो मेरी दो ही इक्वेशन लगेंगी। ध्यान से सुनते जाओ, दो ही इक्वेशन लगेंगी, और एक लूप से एक इक्वेशन बनती है, मतलब मुझे दो लूप्स चाहिए। दो लूप्स हैं क्या मेरे पास, यस हैं। एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, और अगर तीसरे लूप की जरूरत पड़ती तो तीसरा भी है। तीसरा ये बाहर से हो जाएगा, बाहर से ऐसे, यहाँ से घूमूंगा AFEDCBA, बाहर से, फिर उस पर अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो लूप तो तीसरा भी है।
बट अभी हम दो लूप यूज करके दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि यहां तक इन आंसर्स तक कैसे पहुंचा जाएगा। चलो करो आगे मेरे साथ। देखो अब मैं जिस लूप में काम करूंगा उस लूप का नाम लिखूंगा पहले। इन लूप, चलो इस वाले लूप में काम करते हैं। इन लूप AFEBA ऐसे, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा नाम, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा नाम। चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं इस बार। ABEFA, इन लूप ABEFA और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इस चीज को, ठीक है। ABEFA में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे। करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा याद रखना। तो अब यहां से जैसे मैं चला, पहला एलिमेंट आ गया, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर। इसका R कितना है, 3 ओम, तो I1 इंटू 3I1 प्लस, अगला देखो इस लूप में चलना है ना, I1 प्लस I2 इंटू 1, I1 प्लस I2 इंटू 1, तो 1 को यहां लिख लो या यहां लिख लो, आपका मन है 1, है ना। करंट I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, ये यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ो, अब इधर चलना है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो जो भी टर्मिनल आ जाए उस टर्मिनल का साइन लगा दो और EMF लिख दो 6 -6। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये 2I1, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो आई विल राइट प्लस 2I1। ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था, ए पॉइंट पर वापस पहुंच गए, तो आप कर दो इसको इज इक्वल्स टू 0। चेक करो क्या हो रहा है, 3I1 प्लस I1 प्लस 2I1, 6I1 प्लस I2 -6 को उधर भेजो इज इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन बन गई। क्या मैं इस इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इम्पॉसिबल। एक इक्वेशन और चाहिए, बोला था ना, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन की जरूरत तो पड़ेगी। चलो दूसरी इक्वेशन इस लूप से बनाते हैं। नाउ इन लूप, अब इस लूप में मैं चलो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता हूं। BCDEB क्लॉकवाइज भी जाया जा सकता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलकर मैं आपको कुछ बताऊंगा यहां पर। एंटी क्लॉकवाइज बी से स्टार्ट करा, सेल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का, तो आई विल राइट +3, है ना। देखो जब माइनस आया था पहले तो मैंने लिखा -6, लेकिन अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो आप प्लस लिखो, +3। यहां कुछ नहीं है, अब यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां एक ये आ गया, दिस इज एन एलिमेंट। तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। अब जब आप ऐसे जा रहे हो, देखो आप तो ऐसे जा रहे हो ना, बट यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, जब आप करंट के डायरेक्शन से उल्टा जाते हो तो आपको माइनस साइन लिखना है, माइनस लिखना है यहां पर, माइनस, क्योंकि आप करंट से उल्टा जा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को उल्टा मेजर करा है, तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस है कितना पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर, I2 इंटू 2, तो उसको मैं लिख दूंगा 2I2। ये चीज आपको बतानी थी यहां पर कि अगर करंट के डायरेक्शन से अपोजिट जाओगे तो फिर यहां पर माइनस साइन लिखोगे, ठीक है। जब तक करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे 3I1 पॉजिटिव, I1 प्लस I2 इंटू 1, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव, ये देखो करंट का डायरेक्शन 2I1 पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही करंट के डायरेक्शन से उल्टे जाओगे तो 2I2 नेगेटिव लिखोगे, इसको ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब फिर देखो करंट के डायरेक्शन से उल्टे हैं हम, यहां पर अपोजिट हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू आर, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन I1 प्लस I2 इंटू आर है यहां पर 1, और जहां से स्टार्ट करा था वहीं पहुंच गए, बी से स्टार्ट करा, बी पर पहुंच गए, तो इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ, देखो ध्यान से देखो कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 इस वाले लूप में, देखो ये रहे 1 2 3, और उन तीनों का सम क्या है, 0। ये तो बोलता है ना स्टेटमेंट, ये है इसका मतलब, मैथमेटिकली ये कर रहे हैं हम उस स्टेटमेंट के साथ। इसको भी देखो, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, चेक करो
ये पहला था 1, ये दूसरा था 2, ये तीसरा आया 3, ये चौथा आया 4, लूप कंप्लीट हो गया इज इक्वल्स टू 0। यही बोलता है ना किरचॉफ्स लूप रूल कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट है इन अ क्लोज सर्किट, हाँ क्लोज सर्किट है, इज इक्वल्स टू 0। ये कर दिया आपने। अब यहां से जो इक्वेशन आ रही है उसको ध्यान से देखो, हाँ -2i2 और -i2, तो मतलब ये तो +3 कॉपी कर लिया, -3i2 और -i1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैं कर सकता हूं 3i2 + i1, यही रहेगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, ठीक है। 3i2 + i1 इज इक्वल्स टू 3, ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब सॉल्व करना है दोनों को, इसको चलो ऐसे लिख लो, i1 + 3i2 इज इक्वल्स टू 3, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, लेट मी चेक। -2i2 -1 i1 + i2, चलो ठीक है सब कुछ। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3i2 बन जाएगा, यहाँ पर भी 3i2 है, या इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6i1 यहाँ पर है, 6i1 यहाँ पर बन जाएगा। जो आपको करना है करो, लेकिन सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 6i1 + i2 इज इक्वल्स टू 6, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6i1 + 18i2 इज इक्वल्स टू 18, और कर दूंगा माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। ये हो जाएगा -17i2 इज इक्वल्स टू 6 - 18 -12। तो i2 की वैल्यू आ गई 12/17 एम्पियर्स। करंट की तो एम्पियर में होती है ना, i2 की वैल्यू आ गई 12/17 एम्पियर्स। और इसी तरीके से मैं i2 की वैल्यू को या तो यहां लगा दूं या यहां लगा दूं, तो मुझे i1 की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, यहां लगाते हैं 6i1 + i2 की वैल्यू है 12/17 इज इक्वल्स टू 6। तो 6i1 इज इक्वल्स टू 6 - 12/17, 6i1 इज इक्वल्स टू 17 6 102 -12, 90/17। 6 को नीचे ले जाओ, 90 से कट सकता है, देखो 15, 6 1 6 15 90, तो i1 की वैल्यू हो गई 15/17 एम्पियर्स। एक बार i1 i2 आ जाएं, फिर क्वेश्चन ने जो पूछा हो आंसर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। i1 i2 आ गए। अब देखो इसने क्या पूछा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल E2, E2 से कितना करंट लिया गया, I2। आपका आंसर आ चुका है I2। करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल E2 इज I2 इज इक्वल्स टू 12/17 एम्पियर्स। दिस इज आंसर टू द पार्ट 1। हाईलाइट कर दो। और क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। इस वाले रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस रेजिस्टेंस का करंट इनटू उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू, उसका करंट है I1 + I2 इनटू उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, है ना, इनटू 1। तो I1 + I2 की वैल्यूज 12/17 + 15/17, 12/17 + 15/17 इनटू 1, तो 17 तो एलसीएम, मजा आ गया। 15 + 12 27/17 वोल्ट्स, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज आंसर टू द पार्ट 2। दोनों पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉज। आज के
लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल करके ये समझा दिया है कि किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल करने कैसे होते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल की और ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। किरचॉफ लॉज की हमारे आज की जो लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और टिल देन बाय बाय।